हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 11th NCERT ज्योग्राफी की किताब भारत भौतिक पर्यावरण चल रही है। आज आपका इसी क्रम में अध्याय 7वां है। यहां पर हम लोग प्राकृतिक संकट और आपदाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर आज के अध्याय में हम लोग प्राकृतिक संकट और आपदाओं को देखेंगे। देखिए, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है, हमने आसपास के समाज से सुना है कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है और परिवर्तन की जो प्रक्रिया है ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया, अनवरत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। परिवर्तन की जो प्रक्रिया है ये हर जगह व्याप्त है, चाहे मानवों में हो, जीव जंतुओं में हो, पेड़ पौधों में हो, आपके समाज में या कल्चर में हो। परिवर्तन हर जगह होता है। मानवों की बात करें तो कभी आप बच्चे हुआ करते थे, धीरे धीरे करके आप युवावस्था में आए, अब आप वयस्क हो चुके हैं। पेड़ पौधों की बात करें तो आप बीज को बोते हैं और बीज को बोने के बाद उसमें से पौधा निकलता है, पौधा बड़ा होकर पेड़ बनता है। तो परिवर्तन की जो प्रक्रिया है हर जगह व्याप्त है, लेकिन इसके परिमाण में, सघनता में और पैमाने में अंतर होता है। कुछ बदलाव या परिवर्तन जो है धीमी गति से होते हैं, जैसे स्थलाकृतियों में और जीवों में जो परिवर्तन होते हैं वो धीमी गति से होते हैं। स्थलाकृतियों की बात करें तो हिमालय की अगर हम उत्पत्ति को देखें तो हिमालय की उत्पत्ति कोई 1 या 2 साल में नहीं हुई है, बल्कि हिमालय को बनने में लाखों करोड़ों सालों का समय लगा है। ठीक ऐसे ही जो गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है उसका भी विकास लाखों करोड़ों सालों में हुआ है। जीवों की बात करें तो आप लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ा है कि कुछ जीव ऐसे हैं जिनके पहले कुछ अंग हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ साथ वो अंग विलुप्त हो गए। जैसे सांपों की बात करें तो सांपों के कभी पैर हुआ करते थे, क्योंकि पैरों की वजह से उन्हें बिलों में घुसने में या फिर आवागमन में काफ़ी दिक्कत होती थी। तो समय के साथ साथ सांपों ने क्या किया, उन पैरों का इस्तेमाल कम कर दिया। तो ऐसे करते करते सांपों में से वो पैर विलुप्त हो गए। तो ये जो आप परिवर्तन है ये धीमी गति से होने वाले हैं, यानी 1 या 2 साल में नहीं होते हैं, बल्कि इनके परिलक्षित होने में हजारों साल लग जाते हैं। कुछ बदलाव ऐसे होते हैं जो कि तीव्र गति से घटित होते हैं, जैसे कि ज्वालामुखी विस्फोट है, सुनामी है, भूकंप है और तूफान। ये कुछ परिवर्तन ऐसे हैं जो कि तेज गति से घटित होते हैं। परिवर्तनों का जो प्रभाव है ये छोटे क्षेत्र तक सीमित हो सकता है, जैसे कि आंधी, कर्कापात और टॉर्नेडो। इनका प्रभाव एक छोटे क्षेत्र तक रहता है। कुछ परिवर्तन इतने ज़्यादा व्यापक होते हैं कि उनका प्रभाव समूचे भूमंडल पर या समूचे पृथ्वी पर दिखाई देता है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग है, ओजोन परत का हिनास है। तो इसका प्रभाव हमें समूचे भूमंडल पर दिखाई देता है। परिवर्तन की अगर हम बात करें तो परिवर्तन का विभिन्न लोगों के लिए भिन्न भिन्न अर्थ होता है। यानी कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो कि लोग सकारात्मक अर्थ में लेते हैं, कुछ परिवर्तन ऐसे हैं जिन्हें लोग नकारात्मक दृष्टिकोण से लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें शहरी लोगों की, तो शहरी लोगों के लिए डेवलपमेंट भी अपने आप में एक परिवर्तन है। डेवलपमेंट का शहरी लोग अर्थ क्या निकालते हैं, हाईवे का विकास या फिर जो बड़ी बड़ी सड़कें हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, उनका विकास। तो शहरी लोगों के लिए जो परिवर्तन का अर्थ है, डेवलपमेंट का अर्थ है, वो इस अर्थ में है। अगर हम किसी जनजातीय व्यक्ति की बात करें जो कि जंगलों में रहता है और उससे कह दिया जाए कि जंगलों को काटकर एक हाईवे या एक्सप्रेसवे निकालेंगे और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखद रहेगा, तो वो उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जंगल उनके आवास हैं, प्राकृतिक आवास हैं। तो ये जो अनुभव है, आपने देखा होगा कि अभी ऐसे कुछ जंगल काटे गए जहाँ से हाईवे वगैरह या एक्सप्रेसवे निकाला गया है, इनका जनजातियों ने काफ़ी ज़्यादा विरोध भी किया है। तो ये इस तरह के जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन जो जनजातीय समाजों कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है कि परिवर्तन का जो है व्यक्ति के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। व्यक्ति का दृष्टिकोण कैसा है, उस अकॉर्डिंग परिवर्तन सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। अगर हम प्रकृति के दृष्टिकोण से देखें तो प्रकृति के दृष्टिकोण से परिवर्तन जो है मूल्य तटस्थ होता है, ना ही अच्छा होता है ये और ना ही ये बुरा होता है। हालांकि कुछ परिवर्तन ऐसे हैं जो अपेक्षित हैं और अच्छे होते हैं, जैसे कि ऋतुओं में परिवर्तन, फलों का पकना। ये कुछ परिवर्तन ऐसे हैं जो कि अपेक्षित हैं, जिनकी अपेक्षा की जाती है और ये अच्छे होते हैं। जबकि कुछ परिवर्तन ऐसे हैं जो कि अनपेक्षित होते हैं और बुरे होते हैं। इनमें भूकंप है, बाढ़ है और युद्ध का होना, ये सब अनपेक्षित और बुरे परिवर्तन हैं। अब आगे यहाँ पर आपदा के बारे में बताया गया है। देखिए, आपदा एक अनपेक्षित घटना है, यानी इसकी हम अपेक्षा नहीं करते। अनपेक्षित घटना है जो कि ऐसी ताकतों के द्वारा घटित होती है जो कि मानव के नियंत्रण में नहीं है। आपदा जो है थोड़े समय में और बिना चेतावनी के घटित होती है और इसकी वजह से मानव जीवन पर उनके क्रियाकलाप जो होते हैं वो अवरुद्ध हो जाते हैं और बड़े पैमाने पर मानव जीवन की हानि होती है, बड़े पैमाने पर जान माल की हानि होती है। आपदाओं के लिए केवल प्राकृतिक कारक ही उत्तरदायी नहीं है, बल्कि जो मानवीय क्रियाकलाप हैं वो भी उत्तरदायी हैं। जैसे प्राकृतिक कारकों की अगर हम बात करें तो भूकंप है, सुनामी है, ये सब प्राकृतिक कारक हैं। मानवीय क्रियाकलापों से भी आपदाएं आती हैं। तो वही चीज़ यहाँ बताई गई है, परंतु प्राकृतिक बल ही आपदाओं के एकमात्र कारक नहीं है। आपदाओं की उत्पत्ति का संबंध मानव क्रियाकलापों से भी है। तो यहाँ पर कुछ मानवीय गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली आपदाओं के बारे में बताया गया है। जैसे भोपाल गैस त्रासदी के बारे में आपने सुना होगा। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में एक रासायनिक कारखाना था जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड। तो यूनियन कार्बाइड
कारखाने से मिथाइल आइसोसाइनाइड नाम की गैस रिसाव होती है और उसकी वजह से हजारों की संख्या में लोग मारे जाते हैं। ऐसे ही चेरनोबिल नाम की आपदा है जो कि यूक्रेन में हुई थी। युद्ध है, CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन है, ग्रीन हाउस गैसें हैं, इन सबको वायुमंडल में छोड़ना, ध्वनि, वायु, जल और मिट्टी संबंधी जो पर्यावरण प्रदूषण है, ये सब क्या आपदाएं हैं जो कि मानव के द्वारा हो रही हैं। कुछ मानवीय गतिविधियां जो हैं इनडायरेक्ट रूप में भी आपदाओं को बढ़ावा देती हैं। जैसे वनों को काटने की वजह से भूस्खलन और बाढ़ आती है, भंगुर जमीन पर निर्माण कार्य करने से या फिर अवैज्ञानिक भूमि का उपयोग करने से भी आपदाएं आती हैं। देखिए, वनों को काटने से क्या फर्क पड़ता है, वनों जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को रोक कर रखती हैं, और जब हम पेड़ पौधों को काटने लगते हैं तो क्या होता है, मिट्टी की पकड़ ढीली होने लगती है। इस वजह से पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन होता है। जब हम वनों को काट देते हैं तो मिट्टी का बहुत ज़्यादा अपरदन होता है, और वही मिट्टी जब नदी वाहिकाओं में पहुंच जाती है तो नदियों के तली में जो अवसाद हैं, अवसादों की मात्रा बढ़ने से उनकी जो जलग्रहण क्षमता है वो कम हो जाती है। तो इस वजह से नदियां जो होती हैं उफान पर आ जाती हैं और अपने आसपास के क्षेत्र को जलमग्न कर देती हैं। तो ऐसे करके बाढ़ आ जाती है। भंगुर जमीन का मतलब क्या है कि जो ठोस जमीन नहीं है, जो ऐसी जमीन है जो कि बहुत ज़्यादा हल्की जमीन है। भंगुर का मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा सघन जमीन नहीं है। तो ऐसी जमीन पर अगर हम निर्माण कार्य करते हैं तो निर्माण कार्य करने पर थोड़ा बहुत अगर भूकंप आएगा तो निर्माण कार्य ध्वस्त हो जाता है। या फिर हम अवैज्ञानिक तरीके से भूमि का उपयोग कर रहे हैं, लगातार हम अब अपने मनमर्जी से उसमें खाद वगैरह डाल रहे हैं, अपनी मनमर्जी से उसमें रसायन डाल रहे हैं, तो ऐसे भी भूमि जो है बंजर हो जाती है, बेकार हो जाती है। अगर हम मानवकृत आपदाओं की बात करें तो मानवकृत आपदाओं में से कुछ का निवारण संभव है। इसके विपरीत अगर प्राकृतिक आपदाओं की बात करें, देखिए प्राकृतिक आपदाओं पर रोक लगाने की संभावना जो है बहुत ही कम है। इसलिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि इनके असर को कम करना है और इनका प्रबंध करना है। यानी प्राकृतिक आपदाओं में अगर बात करें, भूकंप ही है तो भूकंप के बारे में अब तक ऐसा कोई यंत्र नहीं बना है, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो भूकंप का पूर्वानुमान कर पाए। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप इनके प्रभाव को कम करें। जब भूकंप आए उसके बाद उसका अच्छे से मैनेज करें, प्रबंध करें, लोगों को पहले से ही आप अवेयर करवाएं कि भूकंप आने की स्थिति में आपको क्या करना है, कैसे आपको बचना है। तो यही सबसे अच्छा तरीका है। यहाँ पर कुछ समिट के बारे में, कुछ योजनाओं के बारे में बताया गया है जो कि सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई। तो यहाँ पे बताया गया है कि 1995 में भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई। 1992 में रियो डी जेनेरो यानी ब्राजील में जो अर्थ समिट हुई है। मई 1994 में याकोहामा जापान में आपदा प्रबंधन पर विश्व संगोष्ठी आयोजित की गई है। तो ये कुछ आपदाओं से निपटने की दिशा में उठाए जाने वाले ठोस कदम हैं। अब आगे यहाँ पर आपदा और प्राकृतिक संकट में अंतर को डिस्क्राइब किया गया है कि आपदा क्या होती है और प्राकृतिक संकट क्या है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। हालांकि दिखने में दोनों आपको वर्ड सिमिलर लगते होंगे, प्राकृतिक संकट ही आपदा है, ऐसा नहीं है, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण में हालात के वे तत्व जिनसे धन, जन या फिर दोनों को नुकसान पहुंचने की संभाव्यता होती है। संभाव्यता का मतलब ऐसा नहीं है कि हो ही जाएगा नुकसान, एक पॉसिबिलिटी है कि नुकसान हो सकता है। ये बहुत तीव्र हो सकते हैं और या फिर पर्यावरण विशेष के स्थायी पक्ष भी हो सकते हैं। यानी प्राकृतिक संकट का मतलब ये है कि ये या तो बहुत ज़्यादा तीव्र गति से घटित हो सकते हैं या फिर पर्यावरण के स्थायी पक्ष भी हो सकते हैं। जैसे कि महासागरीय धाराएं हैं, तो महासागरीय धाराएं जो है ठंडी या गर्म हो सकती हैं। हिमालय में जो तीव्र ढाल वाला हिस्सा है या फिर अस्थिर संरचनात्मक आकृतियां हैं, रेगिस्तान है, हिमाच्छादित क्षेत्र हैं या फिर विषम जलवायु दशाएं हैं, ये सब क्या है, प्राकृतिक संकट हैं। तो इन प्राकृतिक संकट की वजह से कभी कभी क्या होता है, आपदाओं को बल मिलता है। प्राकृतिक संकट की तुलना में जो प्राकृतिक आपदाएं हैं ये अपेक्षाकृत तीव्रता से घटित होती हैं और बड़े पैमाने पर जन धन की हानि होती है और ये हमारे सामाजिक तंत्र को, हमारे जीवन को छिन्न भिन्न कर देती हैं। इनकी वजह से जो मानवीय क्रियाकलाप होते हैं वो पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाते हैं। प्राकृतिक जो आपदाएं हैं ये संसार भर के लोगों के व्यापकीकृत अनुभव होते हैं और दो आपदाएं ना तो समान होती हैं ना ही उनमें हम आपस में तुलना कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनका अनुभव हर देश के अकॉर्डिंग, हर देश में कैसे प्रबंध है, कैसे वो आपदा को मैनेज करता है, उसके अकॉर्डिंग लोगों का जो अनुभव होता है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। जैसे जापान की बात करें तो जापान जो है आपदाओं के लिए बहुत सुभेद्य देश है। जापान में अक्सर आपने देखा होगा कि हर महीने 2 महीने में भूकंप आते रहते हैं, हर महीने 2 महीने में सुनामी जैसे हालात या भूकंप जैसे हालात बनते रहते हैं। फिर भी जापान अपने आप में एक डेवलप्ड कंट्री है। जापान ने अपने लोगों को इस तरह से प्रशिक्षित किया है, अपनी टेक्नोलॉजी को इस तरह से उन्नत किया है, वो किसी भी आपदा से निपटने के लिए तत्पर रहता है। और मान लीजिए कोई आपदा आ भी जाती है तो महीने 2-3 महीने के अंदर उसे वो रिकवर कर लेता है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में हमारा जो तंत्र है इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। भारत में किसी आपदा से रिकवर होने में कई साल लग जाते हैं, जबकि जापान में ऐसा नहीं है। तो जापान के लोगों के जो अनुभव है, भारत के लोगों के जो अनुभव है आपदा को लेकर, दोनों के अनुभव अलग है, दोनों के जो एक्सपीरियंस है अलग अलग है। पहले प्राकृतिक आपदाएं और संकट दो परस्पर अंतर संबंधी परिघटनाएं समझी जाती थी, अर्थात
जिन क्षेत्रों में प्राकृतिक संकट आते थे वे आपदाओं के द्वारा सुविध थे। यानी कहने का मतलब ये था कि पहले के समय में यह ऐसी धारणा प्रचलित थी कि जिन क्षेत्रों में प्राकृतिक संकट है वहां पर आपदाओं के आने की संभावना ज़्यादा थी, क्योंकि उस समय मानव पारिस्थितिक तंत्र के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करता था। तो उस समय क्या था, प्राकृतिक संकट की वजह से ही आपदाएं आती थी, क्योंकि उस समय मानव का रोल पारिस्थितिक तंत्र में बहुत ज़्यादा नहीं था। इसलिए उस समय आपदाओं से नुकसान कम होता था। जो भी आपदा आती थी प्रकृति अपनी भरपाई स्वयं से कर लेती थी। देखिए, मानव ने तकनीकी विकास के साथ अपने पर्यावरण को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। तकनीकी मानव ने लगातार ये प्रयास किया है कि वो प्रकृति को अपने काबू में कर ले। हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन लगातार तकनीकी विकास के साथ मानव जो है प्रकृति को प्रभावित कर रहा है। परिणामतः मनुष्य ने आपदा के जो खतरे वाले क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में गहन क्रियाकलाप करना स्टार्ट कर दिए हैं, और इस प्रकार जो आपदाओं की सुविधता है इसको बढ़ा दिया। यानी आपदाओं के आने का जो क्रम है वो भी इन्होंने बढ़ा दिया है। आपदा को किसी एक देश के द्वारा या किसी एक संस्था के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, उसका मैनेजमेंट नहीं किया जा सकता है। इसके लिए जरूरी है कि दुनिया भर के जो जितने भी देश हैं वो सभी साथ में मिलकर एकजुट हों, तभी हम आपदाओं से मिलकर लड़ सकते हैं। तो इसी के तहत कुछ प्रयास भी किए गए हैं। सन 1989 में संयुक्त राष्ट्र सामान्य असेंबली में प्राकृतिक आपदा मुद्दे को उठाया गया था, और मई 1994 में जापान के याकोहामा नगर में आपदा प्रबंधन की जो विश्व कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें इसे औपचारिकता भी प्रदान की गई थी, और यही बाद में याकोहामा रणनीति तथा अधिक सुरक्षित संसार के लिए कार्य योजना इसको कहा गया है। तो आगे हम लोग याकोहामा रणनीति और सुरक्षित संसार के लिए कार्य योजना के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं ये जो कॉन्फ्रेंस है, विश्व कॉन्फ्रेंस, ये 23 से लेकर 27 मई के बीच में 1994 में जापान के याकोहामा नगर में संपन्न हुई थी। तो इसमें संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश और अन्य देशों की एक बैठक आयोजित हुई थी, और यहाँ पर इसका जो मुद्दा था वो था प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण। ये प्राकृतिक आपदाओं को कैसे कम किया जाए। और इस बैठक में ये स्वीकार किया गया कि आपदाएं खास करके जो विकासशील देश हैं उनके गरीबों और जो साधनहीन समुदाय हैं इनको ज़्यादा प्रभावित करती हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं विकासशील देशों के जो गरीब लोग हैं वो उन्हें आपदाओं से निपटने के लिए उनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं होते हैं, पर्याप्त उनके पास बैंक बैलेंस या पर्याप्त उनके पास क्षमता नहीं होती है। तो सबसे ज़्यादा यही लोग प्रभावित होते हैं, क्योंकि ये देश इनका मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए इस बैठक में एक दशक और उसके बाद भी इन आपदाओं से होने वाली क्षति को कम करने की रणनीति याकोहामा रणनीति के नाम से अपनाई गई। देखिए, इस बैठक में कुछ प्रस्ताव पारित किए गए थे जो कि निम्नलिखित हैं। यहाँ पर बताया गया है कि प्रत्येक देश की प्रमुख जिम्मेदारी है कि वे प्राकृतिक आपदा से अपने नागरिकों की रक्षा करें। यह विकासशील देशों, विशेष रूप से सबसे कम विकसित और चारों ओर से भू आबद्ध जो देश हैं या फिर छोटे द्वीपी देशों पर आग्रतापूर्वक ध्यान देगा। यानी कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे विकासशील देश हैं, खासकर छोटे देश हैं या फिर कम विकसित देश हैं, छोटे द्वीपी देश हैं, उन पर हमें खास करके ध्यान देना है। आपदा से बचाव, निवारण और तैयारी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाना, और इस कार्य में स्वैच्छिक संगठनों, स्थानीय समुदायों को संगठित किया जाना चाहिए। नहीं, हमें आपदा से बचने के लिए क्या करना है, कानून बनाना है, उसके लिए तैयारी करनी है और लोगों को इसके बारे में ट्रेनिंग देनी है, उनको जानकारी देनी है। इस प्रक्रिया में निम्नलिखित पर विशेष बल दिया गया। यहाँ पे कुछ चीज़ों पर बल भी दिया गया है। मानव और संस्थागत क्षमता निर्माण और सशक्तिकरण पर बल दिया गया है। तकनीकी में भागीदारी, खासकर सूचना का एकत्रण करना, प्रकीर्णन करना, उसका उपयोग करना, संसाधनों का संग्रह करना, जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं उनका संग्रह करना। देखिए, 1999 सन 2000 को आपदा न्यूनीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दशक भी घोषित किया गया था। अब आगे यहाँ पर प्राकृतिक आपदाओं का वर्गीकरण किया गया है। देखिए, यहाँ पर 4 प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं हैं। इसमें वायुमंडलीय आपदा आ जाती है, भौमिक आ जाती है, जमीन से संबंधित आपदा आ जाती है, जलीय आपदा जल से संबंधित है, जैविक जो है जीवों से संबंधित है। वायुमंडलीय आपदाओं में बर्फानी तूफान, तड़ित झंझा, तड़ित, टॉर्नेडो, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, सूखा, कर्कापात, पाला, लू या शीतलहर, ये सब वायुमंडलीय आपदाएं हैं। भौमिक का मतलब जमीन से संबंधित आपदाओं में आपके भूकंप हैं, ज्वालामुखी हैं, भूस्खलन, हिमघाव, अवतलन, जमीन का जो धसाव है, मृदा का जो अपरदन है, ये सब भौमिक आपदाएं हैं। जलीय आपदाओं में बाढ़ है, ज्वार, महासागरीय धाराएं, तूफान, महोर्मी, सुनामी, ये सब जलीय आपदाएं हैं। जैविक आपदाओं में आपने देखा होगा कि पौधे और जानवर जो हैं उपनिवेशक के रूप में फसलों को बर्बाद कर देते हैं, जैसे टिड्डियों का दल है। कीट ग्रसन में आपके फफूंद या बैक्टीरिया आ जाते हैं। या फिर वायरल संक्रमण की बात करें तो वायरल संक्रमण में आपके बर्ड फ्लू, डेंगू, ये सब शामिल हैं। ये सब तो क्या आपकी प्राकृतिक आपदाएं हैं, इनका वर्गीकरण किया गया है। मानव जनित आपदाओं की बात करें तो मानव जनित आपदाओं में आपके रासायनिक दुर्घटना है, परमाणु दुर्घटना है, ये कुछ मानव जनित आपदाएं हैं। अब आगे यहाँ पर भारत में प्राकृतिक आपदाओं के बारे में बात की गई है। तो सबसे पहली प्राकृतिक आपदा भूकंप है। देखिए, भूकंप सबसे ज़्यादा अपूर्व सूचनीय और विध्वंसक प्राकृतिक आपदा है।
अपूर्ण सूचनी का मतलब यह है कि भूकंप के बारे में पूर्वानुमान लगा पाना संभव नहीं है, क्योंकि अब तक ऐसा कोई यंत्र न ही ऐसी कोई तकनीक विकसित हुई है जिसकी वजह से हम भूकंप के बारे में पहले से सूचना प्राप्त कर सकें। तो इसी वजह से इसको अपूर्ण सूचनीय प्राकृतिक आपदा कहा गया है। देखिए, भूकंप आने के कई प्रमुख कारण हैं, जिनमें से विवर्तनिक गतिविधियों से निकलने वाली ऊर्जा इसका आने का प्रमुख कारण है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी जो भूपरपट्टी है, इसके नीचे जो है प्लेटें हैं, और ये प्लेटें जो है लगातार गतिशील हैं। जब ये प्लेटें दूसरी प्लेट से टकराती हैं तो क्या होता है, इनके किनारे लॉक हो जाते हैं, और किनारे लॉक होने पर यहाँ पर ऊर्जा का संग्रह होता जाता है। जब इन किनारों के लॉक टूटते हैं तो यहाँ से ऊर्जा मुक्त होती है, और इसी ऊर्जा के मुक्त होने से भूकंप पैदा होते हैं। विवर्तनिक गतिविधियों की तुलना में ज्वालामुखी विस्फोट, चट्टान गिरने, भूस्खलन, जमीन के अवतलन, बांध व जलाशयों के बैठने इत्यादि से आने वाला जो भूकंप है, ये कम क्षेत्र को प्रभावित करता है और नुकसान भी कम पहुंचाता है। कहने का मतलब ये है कि विवर्तनिक गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले जो भूकंप हैं, ये बड़े क्षेत्र को प्रभावित करते हैं और नुकसान भी इनसे ज़्यादा होता है, जबकि इन सब कारणों से उत्पन्न होने वाले जो भूकंप हैं, ये कम क्षेत्र को प्रभावित करते हैं और नुकसान भी इनसे कम होता है। अब यहाँ पे भारत की बात की गई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप जो है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा है, और जो आपकी इंडियन प्लेट है, ये प्रतिवर्ष उत्तर उत्तर पूर्व दिशा में 1 सेंटीमीटर खिसक रही है, लेकिन उत्तर में ऑलरेडी जो है यूरेशियन प्लेट अवस्थित है। तो यूरेशियन प्लेट जो है इसके लिए अवरोध पैदा करती है। तो जैसा कि हमने बताया था कि प्लेटें जब टकराती हैं तो उनके किनारे लॉक हो जाते हैं, तो परिणामस्वरूप इन प्लेटों के जो किनारे हैं ये लॉक हो जाते हैं, और कई स्थानों पर लगातार ऊर्जा संग्रह होता रहता है। जब प्लेटों के बीच लॉक टूट जाता है तो एकाएक ऊर्जा मोचन से हिमालय के चाप के साथ भूकंप आ जाता है। देखिए, जहां पर हमारी इंडो ऑस्ट्रियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है, वहीं पर जो हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई है, तो हिमालय के चाप के साथ साथ भूकंप भी सर्वाधिक आते हैं। इससे प्रभावित मुख्य केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग रीजन, दार्जिलिंग उपमंडल और उत्तर पूर्व के 7 राज्य इसमें शामिल हैं। इन क्षेत्रों के अलावा मध्य पश्चिमी क्षेत्र, विशेष करके गुजरात में कब कब भूकंप आए हैं, 1819 में आया है, 1956 में और 2001 में आया है, और महाराष्ट्र में भी 1967, 1993 में कुछ प्रचंड भूकंप आए हैं। देखिए, ऐसा माना जाता था कि जो आपका उत्तर भारत का जो हिमालय वाला रीजन है, ये भूकंप के लिए बहुत ज़्यादा सुवेद था, लेकिन आपका दक्षिण भारत वाला जो रीजन है, प्रायद्वीपीय जो खंड जैसे कहा जाता है, वहाँ पे भूकंप नहीं आते थे। लेकिन कुछ सालों से, यानी 100 या 150 सालों से वहाँ पर ही भूकंप आ रहे हैं। उसका रीजन ये है कि ऐसा माना जाता है कि जो आपकी इंडो ऑस्ट्रियन प्लेट है, ये बीच से टूट रही है, इस वजह से आपके दक्षिण भारत में भी भूकंप आना स्टार्ट हो गए हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ बोली गई है कि भूवैज्ञानिक प्रायद्वीपीय पठार, जो कि सबसे पुराना, स्थिर और प्रौढ़ भूभाग है, इस पर आए इन भूकंपों की व्याख्या करने में कठिनाई महसूस करते हैं। तो यहाँ पर कुछ समय पहले भूवैज्ञानिकों ने एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया है, जिसके अनुसार लातूर और उस्मानाबाद, यानी महाराष्ट्र के नज़दीक जो भीमा नदी है, इसके साथ साथ एक भ्रंश रेखा, यानी फॉल्ट लाइन विकसित हुई है। इसके साथ ऊर्जा संग्रह होता है और इसकी विमुक्ति भूकंप का कारण बनती है। यानी ये सिद्धांत ये कहता है कि इस यहाँ पर ये जो मैंने बताया है, हिस्सा बताया है, इस रीजन में जो आपकी इंडियन प्लेट है, यहाँ से बीच से टूट रही है, और बीच से टूटने की वजह से यहाँ पर क्या है, लगातार प्लेट दो हिस्सों में डिवाइड हो रही है, टकरा रही है, और टकराने की वजह से यहाँ पर किनारे जो लॉक हो जा रहे हैं और उनमें ऊर्जा संचित हो रही है। जब किनारे से ऊर्जा मुक्त होती है तो वहाँ पर भूकंप आ रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि राष्ट्रीय भूभौतिकी प्रयोगशाला, भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण, मौसम विज्ञान विभाग, भारत सरकार और इनके साथ कुछ समय पूर्व बने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने भारत में आए 1200 भूकंपों का अध्ययन विश्लेषण किया है और भारत को 5 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा था। यानी ये सब संस्थान है, इन सब संस्थानों ने भारत में जो भी भूकंप आए, लगभग 1200 भूकंपों का अध्ययन किया और उसके आधार पर भारत को 5 भूकंपीय क्षेत्रों में डिवाइड किया था। लेकिन वर्तमान में भारतीय मानक ब्यूरो ने पहले जो 2 क्षेत्र हैं, यानी भूकंपीय क्षेत्र 1, भूकंपीय क्षेत्र 2 को मर्ज कर दिया है, एकजुट कर दिया है। तो ऐसे करके देश को अब 4 भूकंपीय क्षेत्रों में वर्गीकृत कर दिया है। देखिए, वर्तमान में अगर आप किसी एग्जाम को देने जाते हैं तो अभी आपसे पूछा जाता है कि भूकंप के कितने क्षेत्र हैं, तो 4 क्षेत्र हैं, क्योंकि भूकंप क्षेत्र 1, भूकंप जोन 1 और 2 को मर्ज कर दिया गया, उन्हें 1 कर दिया गया है। तो ऐसे करके अब 4 रह गए, पहले जो थे 5 थे। भारतीय मानक ब्यूरो के बारे में बताया गया है कि भारतीय मानक ब्यूरो भूकंपीय खतरे के नक्शे और कोड को प्रकाशित करने के लिए आधिकारिक एजेंसी है। तो यहाँ पर सभी भूकंप जोन के बारे में बताया गया है। सबसे पहले बताया गया है अति अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र। देखिए, यहाँ पर रोमन में लिखा हुआ है 5, यानी यहाँ पर रोमन में 5 लिखा हुआ है, अत्यधिक क्षति जोखिम क्षेत्र, इसको रोमन में 5 नंबर दिया गया है। तो समस्त उत्तर पूर्वी क्षेत्र, जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्र, उत्तराखंड के कुछ क्षेत्र, गुजरात के कच्छ का रण, उत्तरी बिहार और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ भाग, ये अत्यधिक क्षति जोखिम क्षेत्र में आते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं,
ये वाला रीजन आप देख रहे हैं, ये आप हल्का सा रीजन देख रहे हैं बिहार साइड में, यहाँ पर आप उत्तराखंड, यहाँ पर आप हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में हल्का सा रीजन देख रहे हैं। ये जो है अत्यधिक क्षति जोखिम क्षेत्र है। इधर आप गुजरात का कच्छ वाला रन देख रहे हैं। सेकंड में आपका आ जाता है अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र, ये चौथे नंबर वाला है, रोमन में लिखा हुआ है। इसमें जो है जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के शेष भाग आ जाते हैं। दिल्ली, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग आ जाते हैं। इसके अलावा गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के कुछ भाग इसमें शामिल हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र, आप ये रीजन आप देख पा रहे हैं, अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र वाला रीजन है ये। तीसरा है यहाँ पर मध्यम क्षति जोखिम क्षेत्र, इसको रोमन में थर्ड नंबर दिया गया है। इसमें केरल, गोवा और लक्षद्वीप, उत्तर प्रदेश, गुजरात और पश्चिम बंगाल का शेष भाग, पंजाब, राजस्थान, एमपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ भाग इसमें शामिल हैं। चौथा है यहाँ पर निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र, यानी कि जो आपका भूकंप जोन द्वितीय है इसमें, तो देश के शेष अन्य भाग शामिल हैं। देखिए इसी भूकंप जोन द्वितीय में भूकंप जोन एक को मर्ज कर दिया गया है, हालांकि मैंने यहाँ पे अलग से दिखा दिया है, लेकिन ये वाला क्षेत्र इसी में मर्ज हो गया है। तो सबसे लास्ट जो है वो है अति निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि भूकंप से सबसे सुरक्षित माना जाने वाला क्षेत्रों का एक बड़ा हिस्सा, जैसे कि दक्कन पठार पर जो भूभाग है दक्कन पठार का, वो इसमें शामिल है। और ये जो है अब भूकंप क्षेत्र द्वितीय में शामिल कर दिया गया, ये बात भी मैंने यहाँ पे बता दी है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब यहाँ पर जो है भूकंप के सामाजिक पर्यावरणीय परिणाम बताए गए हैं। देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भूकंप अपूर्व सूचनीय प्राकृतिक आपदा है, इसके बारे में पूर्वानुमान लगा पाना संभव नहीं है। एकाएक भूकंप आते हैं, तो भूकंप से सबसे ज़्यादा जो हानि होती है वो आबादी वाले हिस्सों में होती है, जहाँ पर सघन आबादी होती है वहाँ पर ये कहर ढाते हैं, यानी अधिक जनसंख्या जहाँ पर घनत्व पाया जाता है वहाँ पर यह आपदा कहर बरसाती है। भूकंप न सिर्फ बस्तियों, बुनियादी ढांचों को, परिवहन या संचार व्यवस्था, उद्योग या फिर अन्य विकासशील क्रियाओं को ध्वस्त करता है, अपितु लोगों के पीढ़ियों से संचित जो पदार्थ हैं, उनकी जो सामाजिक सांस्कृतिक विरासत है, उन सबको नष्ट कर देता है, लोगों को बेघर कर देता है। यानी भूकंप से न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होता है, बल्कि लोगों का कल्चर, उनका समाज भी डैमेज हो जाता है और लोग बेघर हो जाते हैं। इससे जो है विकासशील देशों की जो अर्थव्यवस्था है, कमजोर जो अर्थव्यवस्था, उस पर गहरी चोट पहुंचती है। विकासशील देश और ज्यादा गरीबी के दलदल में चले जाते हैं। भूकंप के कुछ प्रभाव बताए गए हैं। देखिए कुछ मुख्य प्रभाव जो है तालिका में दिए गए हैं। जमीन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, भूतल पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। भूतल पर दरारें आ जाती हैं, बस्तियां डैमेज हो जाती हैं, भूस्खलन होता है, जो चट्टानें उनमें द्रवीकरण हो जाता है दबाव की वजह से, भू दबाव आता है। इसके अलावा संभावित श्रृंखला प्रतिक्रिया का मतलब चेन रिएक्शन, जैसे मान लीजिए किसी क्षेत्र में भूकंप आया, अब भूकंप आने से वहां पर क्या कोई डैम टूट गया, अब डैम टूटने से वहां पर बाढ़ आ गई। अब बाढ़ जब आ गई तो लोग भूकंप की मार तो झेली थे, बाढ़ की मार भी झेल रहे हैं, साथ ही साथ वहां पर बाढ़ के साथ साथ कोई बीमारी भी फैलने लगी, तो एक तरह की चेन रिएक्शन भी स्टार्ट हो सकती है। मानव ढांचों पर क्या असर पड़ता है, दरारें पड़ती हैं, खिसकने लगते हैं, उलट जाते हैं, आकुंचन होता है, निपात ध्वस्त हो जाते हैं, या फिर यहाँ भी चेन रिएक्शन स्टार्ट हो सकती है। जल पर ये लहरें उत्पन्न करते हैं, जल गतिशीलता आती है, दबाव उत्पन्न होता है, सुनामी आती है, या फिर यहाँ पर भी एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो सकती है। इसके अतिरिक्त भूकंप की वजह से भूस्खलन भी होता है, जो कि नदी वाहिकाओं को अवरुद्ध करके उन्हें जलाशयों में बदल देता है। कई बार भूकंप की वजह से जो नदियां हैं अपना रास्ता बदल लेती हैं, जिससे प्रभावित क्षेत्र में बाढ़ या फिर दूसरी आपदाएं आती हैं। देखिए अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा, यह प्रश्न थोड़ा एनसीईआरटी से हटकर है। आपको बताना है कि विश्व में ऐसी कौन सी नदियां हैं जिनके रास्ते भूकंप की वजह से परिवर्तित हो गए थे। अक्सर ये पूछा जाता है प्रश्न, हालांकि जिन लोगों ने जो है थोड़ा अपने भारत से बाहर का भी पढ़ा होगा, विश्व भूगोल भी पढ़ा होगा, वो इसका उत्तर दे पाएंगे। तो आपको बताना है ऐसी कौन सी नदियां हैं जिनके जो मार्ग हैं भूकंप की वजह से परिवर्तित हो गए थे। अब यहां पर भूकंप न्यूनीकरण, यानी ऐसे कौन से वो तरीके जिनसे भूकंप से निपट सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं भूकंप को रोका नहीं जा सकता है, इसके लिए विकल्प यही है कि इस आपदा से निपटने की तैयारी रखी जाए। और यहां पर कुछ तरीके बताए गए हैं जिनकी वजह से हम भूकंप से निपट सकते हैं। सबसे पहले भूकंप नियंत्रण केंद्रों की स्थापना की जाए और जीपीएस की मदद से प्लेट हलचल का पता लगाया जा सके, यानी कि जियोग्राफिकल पोजिशनिंग सिस्टम की वजह से हम जो प्लेटों की हलचल है उसका पता लगा सकें। देश में जो भूकंप संभावित क्षेत्र हैं इनका सुविधा मानचित्र तैयार करें और लोगों को इसके बारे में शिक्षित करें। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ 4 भूकंप जोन है और चारों भूकंप जोन के बारे में एक नक्शा बनाया गया है और बताया गया है कि इसमें अति संवेदनशील क्षेत्र कौन से हैं, कम संवेदनशील क्षेत्र कौन से हैं। इस तरह का नक्शा तैयार करें और लोगों को इसके बारे में अवेयर करें। इसके अलावा जो भूकंप प्रभावित क्षेत्र हैं
वहाँ पर भूकंप प्रतिरोधी इमारतें बनाई जाएं और सुभेद क्षेत्रों में हल्के निर्माण सामग्री की इमारतें बनाई जाएं। यानी जो भूकंप प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ पर इस तरह की जो इमारतें हैं जिसमें बीम वगैरह प्रॉपर कॉलम वगैरह लगाकर पूरा भूकंप प्रतिरोधी इमारतें बनाई जाएं, या फिर सबसे ज़्यादा जहाँ पर भूकंप आते हैं वहाँ पर हल्के निर्माण सामग्री से इमारतें बनाई जाए, लकड़ी इत्यादि से वहाँ पर इमारतें बनाई जाएं। दूसरी प्राकृतिक आपदा है सुनामी। देखिए, सुनामी की उत्पत्ति भूकंप और ज्वालामुखी हलचल से महासागरीय धरातल पर होती है। तो भूकंप और ज्वालामुखी से महासागरीय धरातल में अचानक हलचल पैदा होती है और महासागरीय जल का अचानक विस्थापन होता है। परिणाम स्वरूप यहाँ पर ऊर्ध्वाधर ऊंची तरंगें पैदा होती हैं, यानी लंबवत ऊंची तरंगें यहाँ पे पैदा होती हैं, जिन्हें सुनामी या फिर बंदरगाह लहरें या फिर भूकंपी समुद्री लहरें भी कहा जाता है। महासागर में जल तरंग की जो गति है, यानी इन तरंगों की जो गति है, ये जल की गहराई पर निर्भर करती है। इनकी जो गति है ये उथले समुद्र में ज़्यादा होती है और गहरे समुद्र में कम होती है। इसी वजह से जो गहरे समुद्र के जो आंतरिक भाग हैं, समुद्र के जो महासागरों के अंदरूनी भाग हैं, वो इन लहरों से कम प्रभावित होते हैं, जबकि जो तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पर ये तरंगें जो सबसे ज़्यादा प्रभावी होती हैं और वहाँ पर व्यापक नुकसान भी पहुँचाती हैं। जैसे बताया भी गया है यहाँ पर कि गहरे समुद्र में सुनामी की लहरों की जो लंबाई है वो अधिक होती है, लेकिन वहाँ पर इनकी ऊंचाई कम हो जाती है, इसलिए समुद्र में जलपोत पर सुनामी का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। जबकि इसके विपरीत जब सुनामी लहरें उथले समुद्र में प्रवेश करती हैं तो इनकी तरंग लंबाई कम हो जाती है, लेकिन इनकी जो ऊंचाई है वो बढ़ जाती है। ऊंचाई इनकी 15 मीटर या उससे अधिक हो जाती है, जिससे कि जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पर ये भीषण विध्वंस लेकर आती हैं, इसलिए इन्हें जो है उथले जल की तरंगें भी कहा जाता है। देखिए, सुनामी किन किन जगहों पर आती है, किन किन जगहों पर सुनामी आने के सुवेद क्षेत्र हैं, वो बताया गया है कि सुनामी जो है आमतौर पर प्रशांत महासागरीय तट पर, जिसमें कि अलास्का, जापान, फिलीपाइन, दक्षिण पूर्व एशिया के दूसरे द्वीप, इंडोनेशिया और मलेशिया और हिंद महासागर में म्यांमार, श्रीलंका और भारत के तटीय भागों में सुनामी अक्सर आती है। चूंकि विश्व भर में तटीय क्षेत्रों में जनसंख्या सघन होती है और यहाँ पर दूसरी प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में सुनामी जो है अधिक जानमाल को नुकसान पहुंचाती है। देखिए, तट जो हैं वो विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों के केंद्र हैं, तो बंदरगाह वगैरह विकसित होने की वजह से, वहाँ पे इंडस्ट्री वगैरह विकसित होने की वजह से वहाँ पर जनसंख्या का संकेंद्रण भी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो जब भी सुनामी आती है तो तटीय क्षेत्रों में जो रहने वाले लोग हैं उनको सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। सुनामी से निपटने के लिए कोई एक देश आगे नहीं आ सकता है, इसके लिए प्रयास सभी देशों को मिलकर करना चाहिए। यानी किसी अकेले देश या सरकार के लिए सुनामी जैसी आपदा से निपटना संभव नहीं है, अतः इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास करना आवश्यक है, जैसा कि 26 दिसंबर 2004 को जो सुनामी आई थी उसके समय किया गया। देखिए, 26 दिसंबर 2004 को भारत में भयंकर सुनामी आई थी और इसकी वजह से लाखों लोग यहाँ पे प्रभावित हुए थे। और इस सुनामी के आपदा के बाद भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी तंत्र में शामिल होने का फैसला किया था। यानी उससे पहले भारत जो था अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी तंत्र में शामिल नहीं था, लेकिन इस आपदा के आने के बाद भारत जो है इस अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी तंत्र में शामिल हो गया है। तीसरी प्राकृतिक आपदा है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। देखिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बारे में हम लोग क्लास 11 की पहली बुक में भी विस्तार से पढ़ चुके हैं और यहाँ पर भी हल्का हिंट के लिए दिया गया है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है ये कम दबाव वाले उग्र मौसम तंत्र हैं और इनकी उत्पत्ति जो है 30 डिग्री उत्तर से लेकर 30 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच में उनकी उत्पत्ति होती है। ये आमतौर पर 500 से लेकर 1000 किलोमीटर के क्षेत्र में फैले होते हैं। इसकी समुद्री सतह से ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 12 से लेकर 14 किलोमीटर के बीच में हो सकती है। देखिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवात या फिर प्रभंजन एक प्रकार के ऊष्मायन की तरह होते हैं और इन्हें ऊर्जा की जो प्राप्ति है यह समुद्री सतह से प्राप्त जलवाष्प की संघनन प्रक्रिया में जो गुप्त ऊष्मा छोड़ी जाती है उससे इन्हें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इनकी उत्पत्ति के लिए निम्नलिखित प्रारंभिक परिस्थितियों का होना आवश्यक है। तो यहाँ परिस्थितियां बताई गई हैं जिन परिस्थितियों में चक्रवातों का जन्म होता है। लगातार और पर्याप्त मात्रा में उष्ण और आर्द्र वायु की सतत उपलब्धता हो, तीव्र कोरियोलिस बल जो केंद्र के निम्न वायुदाब को भरने ना दे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भूमध्य रेखा के आसपास 0 से लेकर 5 डिग्री अक्षांश के बीच में कोरियोलिस बल कम होता है और यही कारण है कि भूमध्य रेखा के आसपास चक्रवात उत्पन्न नहीं होते हैं। तो इसके लिए जरूरी क्या है कि तीव्र कोरियोलिस बल हो जो केंद्र के निम्न वायुदाब को भरने ना दे। क्षोभमंडल में अस्थिरता हो जिससे स्थानीय स्तर पर निम्न वायुदाब क्षेत्र बन जाते हैं और इन्हीं के चारों ओर चक्रवात भी विकसित होने लगते हैं। इसके अलावा मजबूत ऊर्ध्वाधर वायुफान की अनुपस्थिति हो जो नम और गुप्त ऊष्मा युक्त वायु के ऊर्ध्वाधर भाव को अवरुद्ध करे। यानी कि यहाँ पर एक ऊर्ध्वाधर वायुफान का मतलब क्या है, एक यहाँ पर वायु की लेयर इस तरह की अनुपस्थित हो। अनुपस्थित होने से क्या होगा कि वहाँ पर जो नम और गुप्त ऊष्मा युक्त वायु है इसके ऊर्ध्वाधर भाव को अवरुद्ध करने वाली जो लेयर है अवरुद्ध होगी। तो क्या होगा, यहाँ पर ऐसे करके सर्पिल करके यहाँ सर्पिल आकार में यहाँ पर एक परसंचरण बनेगा जिससे कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात को जन्म मिलेगा।
अब देखिए यहाँ पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात की संरचना के बारे में बताया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात में वायुदाब प्रवणता बहुत अधिक होती है। चक्रवात का जो केंद्र है ये गर्म वायु और निम्न वायुदाब और मेघ रहित क्रोड होता है। देखिए ये आप केंद्र आप देख पा रहे हैं, ये इसका केंद्र है, बीच वाला पार्ट है। तो केंद्र जो है गर्म वायु और निम्न वायुदाब और मेघ रहित क्रोड होता है। इसमें बादल नहीं बनते हैं, एक निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र होता है। इसे तूफान की आंख कहा जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसे तूफान की आंख कहा जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे समदाब रेखाएं जो होती हैं एक दूसरे के नजदीक होती हैं, जो कि उच्च वायुदाब प्रवणता का प्रतीक होती हैं। यहाँ पर ध्यान देना, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के केंद्र में निम्न वायुदाब होता है, जबकि इसके बाहर जो है उच्च वायुदाब होता है। वायुदाब प्रवणता जो है 14 से लेकर 17 मिलीबार प्रति 100 किलोमीटर के आसपास होती है। कई बार ये 60 मिलीबार प्रति 100 किलोमीटर तक हो सकती है। केंद्र से पवन पट्टी का जो विस्तार है 10 से लेकर 150 किलोमीटर तक हो सकता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, केंद्र से बाहर की तरफ जो पवन पट्टी है इसका विस्तार 10 से लेकर 150 किलोमीटर के बीच में इसका विस्तार हो सकता है। भारत में चक्रवातों का क्षेत्रीय समयानुसार वितरण कि भारत में ये चक्रवात कब कब आते हैं। देखिए, भारत में आने वाले जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं ये बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर के जलीय क्षेत्रों में पैदा होते हैं। मानसूनी मौसम के दौरान चक्रवात 10 से लेकर 15 डिग्री उत्तर अक्षांशों के बीच में पैदा होते हैं। बंगाल की खाड़ी की बात की जाए तो बंगाल की खाड़ी में चक्रवात जो है ज़्यादातर अक्टूबर और नवंबर के महीने में बनते हैं। जैसा कि हमने बताया था, अक्टूबर नवंबर के महीने तक आते आते जो समुद्री सतह है ये गर्म होने लगती है। इसका तापमान 70 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है और जो निम्न अवदाब का क्षेत्र है वो बंगाल की खाड़ी के ऊपर उपस्थित होता है। तो ये कुछ आदर्श दशाएं होती हैं जिसकी वजह से बंगाल की खाड़ी में अक्टूबर नवंबर में चक्रवात बनने लगते हैं। यहाँ पर ये चक्रवात 16 डिग्री से लेकर 21 डिग्री उत्तर और 92 डिग्री पूर्व देशांतर के पश्चिम में पैदा होते हैं। लेकिन जुलाई की अगर हम बात करें तो जुलाई में ये सुंदरबन डेल्टा के करीब 18 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री पूर्व देशांतर से पश्चिम में ये उत्पन्न होते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के परिणाम यानी इनसे हमें क्या क्या परेशानी होती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है इनकी उत्पत्ति समुद्री सतह पर होती है। तो इसकी ऊर्जा का जो स्रोत है उष्ण आर्द्र वायु से प्राप्त होने वाली गुप्त ऊष्मा है। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती जाती है चक्रवात का बल कमजोर होता जाता है, क्योंकि इसके प्राप्त होने वाली जो गुप्त ऊष्मा है वो भी खत्म होती जाती है। ऐसे करके ये कमजोर पड़ते जाते हैं। जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है तो ये कमजोर पड़ते जाते हैं। तटीय क्षेत्रों में अक्सर उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो हैं ये 180 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से टकराते हैं। इसकी वजह से तटीय क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इससे तूफानी क्षेत्र में समुद्री तल पर भी असाधारण रूप से ऊपर उठ जाता है। ये जो तूफानी क्षेत्र है यहाँ पर जो समुद्री लेवल है ये भी असाधारण रूप से ऊपर उठ जाता है, जिसे तूफान महोर्मी या स्टॉर्म सर्ज भी कहा जाता है। देखिए, तूफान महोर्मी के बारे में यहाँ नोट में बताया गया है कि समुद्र तल में महोर्मी जो है वायु, समुद्र और जमीन की अंतःक्रिया से उत्पन्न होता है। तूफान में अत्यधिक वायुदाब प्रवणता और अत्यधिक तेज सतही अपने उफान को उठाने पर बल दे देती हैं। यानी यहाँ पर क्या होता है, पूरी की पूरी जो समुद्री सतह है ये ऊपर उठने लगती है। तो यहाँ पर इसके उठने का जो मेन कारण है अत्यधिक वायुदाब प्रवणता है और अत्यधिक तेज सतही पवन है। इसकी वजह से यहाँ पर जो आपका तूफान महोर्मी है ये आता है। इससे समुद्री जल तटीय क्षेत्रों में घुस जाता है और वायु की गति तेज होती है और यहाँ पर फिर जमकर वर्षा भी होती है, भारी वर्षा भी होती है। चौथी प्राकृतिक आपदा है बाढ़। देखिए, बाढ़ तब आती है जब नदी जल वाहिकाओं में इनकी क्षमता से अधिक जल बहाव होता है। तब जल क्या होता है, जब जल बाढ़ के रूप में मैदान के जो निचले हिस्से होते हैं उनमें भर जाता है। बाढ़ आने के कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि जो तटीय क्षेत्र हैं यहाँ पर तूफानी महोर्मी आ जाए, लंबे समय तक तेज बारिश हो, हिम एकदम से पिघलने लगे जिससे कि नदियों का जलस्तर बढ़ जाए, जमीन की जो अंतः स्पंदन दर है इसमें कमी आ जाए, यानी जमीन की जल सोखने की जो क्षमता है इसमें कमी आ जाए, और अधिक मृदा अपरदन की वजह से नदी जल में जलोढ़ मिट्टी की मात्रा वृद्धि हो जाए। देखिए, अधिक मृदा अपरदन होगा तो जो नदी की वाहिकाएं हैं उनमें अवसाद भी भर जाएंगे। तो ऐसे करके नदी की वाहिकाओं की जो जलधार क्षमता कम हो जाएगी। परिणाम स्वरूप पानी इनमें से उफान पर फैलने लगेगा। उफान होने पर क्या होगा, पानी जो है आसपास के क्षेत्रों में भर जाएगा। अगर हम बाढ़ की बात करें तो बाढ़ जो है विश्व में विस्तृत क्षेत्रों में आती है और काफ़ी तबाही भी लाती है। लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर अक्सर बाढ़ आती रहती है, जैसे दक्षिण पूर्व और पूर्व एशिया के देश हैं, विशेष करके चीन, भारत और बांग्लादेश। यहाँ पर इसकी बारंबारता और होने वाला नुकसान अधिक है। बाढ़ आने के कई मानवीय पहलू भी हैं, मानवीय कारण भी हैं। तो मानवीय क्रियाकलापों जैसे कि अंधाधुंध वन कटाव, अवैज्ञानिक कृषि पद्धतियाँ, प्राकृतिक अफवाह तंत्रों का अवरुद्ध होना और नदी तल और बाढ़ग्रस्त मैदानों पर मानव बसाव की वजह से जो बाढ़ की तीव्रता है, परिमाण है और इसकी विध्वंसता जो है बढ़ जाती है। देखिए, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने बताया है कि राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने देश में लगभग 4 करोड़ हेक्टेयर भूमि को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है। असम, पश्चिम बंगाल और बिहार राज्य जो है सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में से एक है।
इसके अतिरिक्त उत्तर भारत की ज़्यादातर नदियाँ खास करके पंजाब और उत्तर प्रदेश रीजन में बाढ़ लेकर आती हैं। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पंजाब जो हैं ये आकस्मिक बाढ़ से पिछले कुछ दशकों में जलमग्न होते जा रहे हैं। देखिए, जब इन रीजनों में भयंकर बारिश होती है तो बारिश होने से क्या होता है, यहाँ की जो नदियाँ होती हैं नदी भार को वहन कर पाने में सक्षम नहीं होती हैं। तो इसी वजह से इन रीजन में जब अधिकतर वर्षा होती है, अधिकांश वर्षा होती है, तो यहाँ पर बाढ़ आ जाती है। कई बार जो है तमिलनाडु में बाढ़ जो है नवंबर से लेकर जनवरी माह के बीच वापस लौटते मानसून द्वारा आती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि तमिलनाडु रीजन में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है, बल्कि लौटते हुए उत्तर पूर्व मानसून से वर्षा होती है। तो तमिलनाडु वाले रीजन में जो बाढ़ है वो नवंबर से लेकर जनवरी माह के बीच में आती है। बाढ़ के परिणाम और नियंत्रण, यानी बाढ़ के क्या क्या परिणाम है और उस पर नियंत्रण हम कैसे कर सकते हैं। देखिए, बार बार बाढ़ आने और कृषि भूमि और मानव बस्तियों के डूबने से जो देश की आर्थिक व्यवस्था है और यहाँ पर समाज है उस पर गहरा प्रभाव पड़ता है। बाढ़ से न सिर्फ फसलें बर्बाद होती हैं, बल्कि जो आपके आधारभूत ढांचे हैं यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि सड़कें हैं, रेल पटरी हैं, पुल हैं, मानव बस्तियाँ, इन सबको भी नुकसान पहुँचता है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में कई तरह की बीमारियां भी फैलती हैं, जैसे कि हैजा, आंत्रशोथ, हेपेटाइटिस और दूसरी जल से जनित बीमारियां यहाँ पे फैलने लगती हैं। हालांकि बाढ़ से नुकसान तो होते ही हैं, लेकिन बाढ़ से होने वाले कुछ लाभ भी हैं। हर वर्ष जब बाढ़ आती है तो बाढ़ जो है खेतों में उपजाऊ मिट्टी लाकर जमा करती है, जो कि फसलों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक भी होती है। जैसे यह बताया भी गया है कि ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली द्वीप असम में पड़ता है। माजुली जो कि सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ये हर वर्ष बाढ़ग्रस्त होता है, लेकिन यहाँ पर चावल की फसल बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। देखिए, बाढ़ से होने वाले फायदे की तुलना में नुकसान ज़्यादा हैं। फायदे तो कम हैं लेकिन नुकसान ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पर नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान क्या है, जान माल का नुकसान होता है। तो यहाँ पर फायदे जितने ज़्यादा नहीं होते उससे ज़्यादा नुकसान होते हैं। यहाँ पर बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। जैसे बताया गया है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तटबंध बनाना, नदियों पर बांध बनाना, वनीकरण और आमतौर पर बाढ़ लाने वाली नदियाँ हैं, यानी कि नदियों जो हैं बाढ़ लाने वाली नदियों का जो ऊपरी क्षेत्र है वहाँ वनीकरण करना है। जलग्रहण क्षेत्र में निर्माण कार्य पर प्रतिबंध लगाना है। बाढ़ के मैदानों में जनसंख्या के जमाव पर नियंत्रण रखना है। तटीय क्षेत्रों में चक्रवात सूचना केंद्र तूफान के उफान से होने वाले प्रभाव को कम कर सकते हैं। इन तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पर चक्रवात सूचना केंद्र स्थापित किए जाएं, जिससे कि लोगों को समय रहते अवेयर किया जा सके। पांचवी प्राकृतिक आपदा है सूखा। सूखे के बारे में आपने पढ़ा होगा कि जब अन्न की, जल की कमी हो जाती है तो सूखे की स्थिति क्रिएट होती है। देखिए, सूखा एक ऐसी स्थिति को कहा जाता है जब लंबे समय तक कम वर्षा, अत्यधिक वाष्पीकरण और जलाशयों और भूमिगत जल के अत्यधिक प्रयोग से भूतल पर जल की कमी हो जाए तो ऐसी स्थिति को सूखे के रूप में परिभाषित किया गया है। सूखा एक जटिल परिघटना है जिसमें कई प्रकार के मौसम विज्ञान संबंधी और अन्य तत्व जैसे कि वृष्टि, वाष्पीकरण, बाष्पोत्सर्जन, भौम जल, मृदा में नमी, जल भंडारण व भरण, कृषि पद्धतियाँ, विशेषतः उगाई जाने वाली जो फसलें हैं, ये सामाजिक आर्थिक गतिविधियाँ और पारिस्थितिकी इसमें शामिल है। इस सूखे का प्रभाव इन सब पर पड़ता है, तो वो यहाँ पर बताया गया है। सूखे के प्रकार बताए गए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है यहाँ पर मौसम विज्ञान संबंधी सूखा। देखिए, मौसम विज्ञान संबंधी सूखा एक ऐसी स्थिति है जिसमें लंबे समय तक अपर्याप्त वर्षा होती है और इसका सामयिक और स्थानीय वितरण भी असंतुलित होता है। सेकंड है यहाँ पर कृषि सूखा। कृषि सूखा में क्या है कि इसमें जो भूमि आर्द्रता है, इसे जो भूमि आर्द्रता सूखा भी कहा जाता है। इसमें जो है मिट्टी में आर्द्रता की कमी की वजह से फसलें मुरझा जाती हैं। जिन क्षेत्रों में 30% से अधिक कुल बोए गए क्षेत्र में सिंचाई होती है उन्हें भी सूखा प्रभावित क्षेत्र नहीं माना जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पर 30% से ज़्यादा अधिक कुल बोए गए क्षेत्र में सिंचाई हो रही है तो उन्हें सूखा प्रभावित क्षेत्र नहीं बोला जाता है। अगर 30% से कम है तो उन्हें सूखा प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। तीसरा है यहाँ पर जल विज्ञान संबंधी सूखा। देखिए, जल विज्ञान संबंधी सूखा की स्थिति तब पैदा होती है जब विभिन्न जल संग्रहण, जलाशय, जलभूत और झीलों इत्यादि का जो स्तर है ये वृष्टि के द्वारा की जाने वाली जलापूर्ति के बाद भी नीचे गिर जाता है, यानी वर्षा के बाद भी इसका जल स्तर नीचे गिर जाता है, तो जल विज्ञान संबंधी सूखा होता है। चौथा है पारिस्थितिकी सूखा। जब प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में जल की कमी से उत्पादकता में कमी हो जाती है और परिणामस्वरूप पारिस्थितिकी तंत्र में तनाव आ जाता है या फिर यह क्षतिग्रस्त हो जाता है तो इसे पारिस्थितिकी सूखा कहा जाता है। भारत में सूखाग्रस्त क्षेत्र के बारे में यहाँ पे बात की गई, इसका मैप भी यहाँ पर दिया गया है। देखिए, भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 19% भाग जो है और जनसंख्या का लगभग 12% हिस्सा जो है हर वर्ष सूखे की मार झेलता है। देश का लगभग 30% हिस्सा जो सूखे से प्रभावित हो सकता है और इससे करीब 5 करोड़ लोग प्रभावित हो सकते हैं, यहाँ पर एक अनुमान दिया गया है। ऐसा प्राय देखा गया है कि जब देश के कुछ भागों में बाढ़ कहर ढा रही होती है तो उसी समय दूसरे भाग जो हैं सूखे की मार से जूझ रहे होते हैं।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मानसून में प्रबंधनशीलता, इसके व्यवहार में अनिश्चितता की वजह से देश के एक क्षेत्र में बाढ़ आती है और दूसरे क्षेत्र में सूखा पड़ता है। देखिए, सूखे की तीव्रता के आधार पर भारत को निम्नलिखित क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, डार्क वाला जो रीजन है ये अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र है, जहां पर 90 मिलीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा होती है। तो राजस्थान के ज़्यादातर भाग, विशेष करके अरावली के पश्चिम में स्थित मरसूली भाग आ जाते हैं। गुजरात का कच्छ क्षेत्र अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र है, तो ये क्षेत्र जो है अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र में आते हैं। देखिए, दूसरा है यहाँ पर अधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो जोन 2 है ये अधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र है। ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये वाला क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये क्षेत्र अधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र है। इसमें राजस्थान के पूर्वी भाग, मध्य प्रदेश के ज़्यादातर भाग, महाराष्ट्र का पूर्वी भाग, आंध्र प्रदेश के अंदरूनी भाग, कर्नाटक का पठार, तमिलनाडु के उत्तरी भाग, झारखंड का दक्षिणी भाग और उड़ीसा का जो आंतरिक भाग है इसमें शामिल है। तीसरे नंबर पर है आपका मध्यम सूखा प्रभावित क्षेत्र। देखिए, इस वर्ग में राजस्थान के उत्तरी भाग आ जाता है, हरियाणा, यूपी के दक्षिणी जिले आ जाते हैं, गुजरात के बचे हुए जिले आ जाते हैं, कोंकण को छोड़कर महाराष्ट्र, झारखंड, तमिलनाडु में कोयम्बटूर पठार और आंतरिक कर्नाटक के हिस्से इसमें शामिल हैं। यहाँ पर सूखे के परिणाम बताए गए हैं। देखिए, पर्यावरण और समाज पर सूखे का सोपानी प्रभाव पड़ता है, यानी चरणबद्ध रूप से प्रभाव पड़ता है। फसलें बर्बाद होने की स्थिति में अन्न की कमी हो जाती है, जिसे अकाल कहा जाता है। चारा कम होने की स्थिति को तृण कहा जाता है। जल आपूर्ति की कमी को जलाकाल कहा जाता है। जब ये तीनों परिस्थितियां मिल जाती हैं तो इसे त्रिअकाल कहा जाता है, जो कि सबसे ज्यादा विध्वंसक स्थिति होती है। देखिए, सामाजिक और प्राकृतिक पर्यावरण पर सूखे का प्रभाव जो है तात्कालिक और दीर्घकालिक होता है। तो तात्कालिक जो सूखे की स्थिति है, इसमें कैसे हैंडल करना है इसको, उसके बारे में बताया गया है कि सूखे की स्थिति में तात्कालिक सहायता में सुरक्षित पेयजल वितरण, दवाइयाँ, पशुओं के लिए चारा और जल की उपलब्धता कराना, लोगों और पशुओं को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना, ये तात्कालिक सहायता में आ जाता है। वहीं दीर्घकालिक योजनाओं में विभिन्न कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे कि भूमिगत जल के भंडारण का पता लगाना, जल अधिक क्षेत्रों से अल्प जल वाले क्षेत्र हैं वहां पे पानी पहुंचाना, नदियों को जोड़ना और बांध और जलाशयों का निर्माण, ये दीर्घकालिक योजनाओं में आ जाते हैं। इसके अलावा सूखा प्रतिरोधी फसलों के बारे में प्रचार प्रसार करके या उनको लगाने को लेकर सरकार सब्सिडी वगैरह बीज वगैरह प्रोवाइड करवाए, तो ऐसे करके भी सूखे से निपट सकते हैं। इसके अलावा वर्षा जल संचयन यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक की मदद से हम सूखे के प्रभाव को कम कर सकते हैं। छठी प्राकृतिक आपदा भूस्खलन है। देखिए, भूस्खलन में चट्टान समूह खिसक कर ढाल से नीचे गिरता है और भूस्खलन जो है मुख्य रूप से स्थानीय कारणों से उत्पन्न होते हैं। इसलिए भूस्खलन के बारे में आंकड़े एकत्र कर पाना और इसकी संभावना का अनुमान लगाना न सिर्फ काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, बल्कि काफ़ी ज़्यादा महंगा भी पड़ता है। यहाँ पर कुछ कारक दिए गए हैं। उन कारकों की वजह से भारत को विभिन्न भूस्खलन क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है, जैसे कि भूविज्ञान, भूआकृतिक कारक, ढाल, भूमि उपयोग, वनस्पति आवरण और मानव क्रियाकलापों के आधार पर भारत को विभिन्न भूस्खलन क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर पहला है अत्यधिक सुविधा क्षेत्र। इसमें ज़्यादा स्थिर हिमालय की युवा पर्वत श्रृंखलाएं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिमी घाट और नीलगिरी में अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, भूकंप प्रभावी क्षेत्र और अत्यधिक मानवीय क्रियाकलापों वाले क्षेत्र अत्यधिक सुविधा वाले क्षेत्रों में रखे गए हैं। सेकंड है यहाँ पर अधिक सुविधा क्षेत्र। देखिए, इसमें भी अत्यधिक सुविधा क्षेत्रों से मिलती जुलती परिस्थितियां हैं। तो हिमालय क्षेत्र के सारे राज्य इसमें आ जाते हैं और उत्तर पूर्वी भाग के क्षेत्र इसमें शामिल हैं, यानी असम को छोड़कर उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं वो भी इसमें शामिल हैं। थर्ड है यहाँ पर मध्यम और कम सुविधा क्षेत्र। तो पार हिमालय के कम वृष्टि वाले क्षेत्र, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में स्पीति वैली, अरावली पहाड़ियों में कम वर्षा वाला क्षेत्र, पश्चिमी और पूर्वी घाट के व दक्कन पठार के वृष्टि छाया क्षेत्र, ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पर कभी कभी भूस्खलन होता है। इसके अलावा खदानों में भूमि के धंसने से भूस्खलन होता है। तो खदानों में जो भूमि के धंसने से भूस्खलन होता है उसे भी मध्यम और कम सुविधा वाले क्षेत्र में रखा गया है। चौथे नंबर पर है अन्य क्षेत्र, विशेष करके राजस्थान, हरियाणा, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग जिले को छोड़कर, असम में कार्बी एंगलोंग को छोड़कर और दक्षिण प्रांतों के तटीय जो क्षेत्र हैं ये भूस्खलन युक्त हैं। भूस्खलनों के परिणाम बताए गए हैं। देखिए, जैसा कि हमने बताया था कि भूस्खलन का जो मेन जो क्षेत्र है वो स्थानीय कारण है। तो भूस्खलनों का जो प्रभाव होता है अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र में पाया जाता है और ये स्थानीय होता है। लेकिन ये सड़क मार्ग में अवरोध, रेल पटरियों का टूटना, जल वाहिकाओं में चट्टान गिरने से जो नदियां अपने रास्ते बदल लेती हैं और उनसे बाढ़ आ जाती है। यहाँ पर इनके निवारण के उपाय बताए गए, किस किस उपाय के जरिए हम इसका निवारण कर सकते हैं। जैसे यह बताया गया है कि अधिक भूस्खलन संभावित जो क्षेत्र हैं
वहाँ पर सड़क और बांध बनाने जैसे जो निर्माण कार्य हैं, विकास कार्य हैं, इन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। इन क्षेत्रों में कृषि नदी घाटी और कम डाल वाले क्षेत्रों तक सीमित होनी चाहिए। यानी इन जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में जो कृषि की जाए वो नदी घाटी में की जाए या फिर कम ढाल वाले क्षेत्रों तक ही की जाए। और यहाँ पर बड़ी जो विकास की परियोजनाएं हैं उन पर नियंत्रण रखा जाए। बृहद स्तर पर वनीकरण और जल भाव को कम करने के लिए बांध का निर्माण किया जाए। स्थानांतरित कृषि वाले उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेत बनाकर कृषि की जानी चाहिए। यानी जो स्थानांतरित कृषि वाले कुछ राज्य हैं वहां पर उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेत बनाकर कृषि की जाए ताकि भूस्खलन कम से कम हो सके। अब आगे यहां पर आपदा प्रबंधन के बारे में बात की गई है। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपदा जो है अनपेक्षित घटना है और इस पर मानव का कोई नियंत्रण नहीं है। ये अचानक से घटित होती है और इससे बड़े पैमाने पर जान माल को हानि होती है। तो यहाँ पर आपदाओं के बारे में हम लोग देख चुके हैं, प्राकृतिक आपदाओं के बारे में हम लोग देख चुके हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है कि भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी की तुलना में चक्रवात के आने के समय और स्थान की भविष्यवाणी करना संभव है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो भूकंप है, सुनामी है, ज्वालामुखी है, इनकी तुलना में जो चक्रवात है, चक्रवात के बारे में हम लोग पूर्वानुमान कर सकते हैं, उसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं और लोगों को समय रहते सचेत करके उन्हें दूरस्थ स्थानों पर भेजकर इसके प्रभाव को उनसे कम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके चक्रवात की गहनता, दिशा और परिमाण आदि को मॉनिटर करके इससे होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। इससे होने वाले नुकसान को कम करने के लिए चक्रवात शेल्टर, तटबंध, डाइक, जलाशय निर्माण और वायु वेग को कम करने के लिए वनीकरण जैसे कदम यहाँ पर उठाए जा सकते हैं। तो ये कुछ कदम हैं जिनके जरिए हम चक्रवात की जो तीव्रता है उस पर मानवों पर उसका जो प्रभाव है उसको हम कम कर सकते हैं। यहाँ पर आपदा निवारण और प्रबंधन की 3 अवस्थाएं बताई गई हैं कि हमें आपदा से पहले क्या करना है। आपदा से पहले हमें आपदा के बारे में आंकड़े और सूचना एकत्र करनी है। आपदा संभावित क्षेत्रों का मानचित्र तैयार करना है और लोगों को इसके बारे में जानकारी देनी है। आपदा के समय हमें युद्ध स्तर पर बचाव और राहत कार्य करना है। यानी उसमें हमारी मेडिकल टीम भी हो, लाने ले जाने की ट्रांसपोर्टेशन के साधन भी हो और जो पुलिस वगैरह है या फिर जो अतिरिक्त सैन्य बल वगैरह वो भी होना चाहिए। आपदा के पश्चात क्या करना है, जो प्रभावित लोग हैं इनका बचाव करना है, पुनर्वास करवाना है और भविष्य में आपदाओं से निपटने के लिए क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना है। लोगों को समय रहते ट्रेनिंग भी देनी है जिससे कि क्षमता निर्माण हो सके। अब देखिए, यहाँ पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के बारे में बताया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारत एक विशाल देश है और दुनिया का सबसे ज़्यादा सघन देश भी है। जनसंख्या के मामले में भारत जो है दुनिया में पहले पायदान पर आता है। भारत में लगातार आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं। तो इनसे निपटने के लिए सरकार ने समय रहते आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित किया है और इस अधिनियम में आपदा को किसी क्षेत्र में घटित एक महाविपत्ति, दुर्घटना, संकट या गंभीर घटना के रूप में परिभाषित किया गया है जो प्राकृतिक या फिर मानवकृत कारणों या फिर दुर्घटना या लापरवाही का परिणाम हो और जिससे बड़े स्तर पर जान की क्षति या मानव पीड़ा या फिर पर्यावरण की हानि और विनाश हो, तो इसे जो है आपदा के रूप में परिभाषित किया गया है। भारत की बात करें तो भारत में 2/3 क्षेत्र और यहाँ की अधिकांश जनसंख्या जो है ये आपदा सुविध है। भारत सरकार ने आपदा से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना इस दिशा में उठाए गए सकारात्मक कदम है। यहाँ पर नोट के रूप में आपदा प्रबंधन संस्थान के गठन की कहानी बताई गई है कि कैसे आपदा प्रबंधन संस्थान का गठन किया गया और जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान है उससे पूर्व में कौन सी संस्था गठित की गई थी, बाद में उसको कैसे अपग्रेड किया गया है, वो कहानी यहाँ बताई गई है। तो यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है कि देश में आपदा प्रबंधन के लिए नोडल मंत्रालय कृषि और सहकारिता मंत्रालय के द्वारा भारतीय लोक प्रशासन संस्थान में 1995 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केंद्र की स्थापना की गई थी। और बाद में क्या होता है, बाद में इस आपदा प्रबंधन केंद्र को पहले ये कृषि और सहकारिता मंत्रालय के अधीन था और बाद में आपदा प्रबंधन के विषय को गृह मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया गया है। और हस्तांतरित करने के बाद 16 अक्टूबर 2003 को केंद्र को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के रूप में उन्नत किया गया है। यानी जो आपका राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान था, जब ये गृह मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया गया है उसके बाद इसे अपग्रेड किया गया है। इसका अपग्रेड करने पर इसका नाम कर दिया गया है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान। और इस संस्थान का उद्घाटन जो है 11 अगस्त 2004 को माननीय केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। तो यहाँ पर इसकी कहानी यहाँ पर बताई गई है। इसी के साथ आपका ये अध्याय समाप्त हो जाता है और आपकी क्लास 11th की सेकंड बुक भी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पूरी की पूरी सीरीज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इसके अलावा जो अभ्यर्थी इस सीरीज से संबंधित नोट्स को परचेज करना चाहते हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इस सीरीज से संबंधित नोट्स को परचेज कर सकते हैं। वहाँ पर आपको नोट्स के साथ साथ इसकी जो अभ्यास प्रश्नों वाली श्रृंखला है वो भी देखने को साथ में मिल जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ ये सीरीज पसंद आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।